मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और इस चैनल के माध्यम से मेरा यह प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सके। तो किसान भाइयों के लिए मैंने इस चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, आप उसको देख सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ यह है कि ठंड के मौसम में जब तापमान काफी कम हो जाता है और खास तौर से रात में जब तापमान बहुत कम रहता है और पाला पड़ता है, ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो फसलों को हमें ऐसा कौन सा पोषक तत्व देना चाहिए जिससे कि इनके अंदर कोल्ड रेसिस्टेंस आए, ठंड को सहने की क्षमता आए, ताकि फसल की वृद्धि अच्छी हो। जाड़ों में हम बहुत सारी फसलें उगाते हैं, चाहे गेहूं है, गेहूं तो बहुत कॉमन है, गन्ना है, मटर है, मसूर है, बहुत सारी फसलें हैं जिनको हम जाड़ों में उगाते हैं। और खास तौर से रात के समय तापमान कम रहता है या लगातार कोहरा रहता है, पाला पड़ता है, ऐसी स्थिति में फसल की वृद्धि कम हो जाती है और उपज कम होने की संभावना रहती है। तो हमें शुरू से ही पोषक तत्वों के प्रबंधन पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ताकि पौधों के अंदर इस ठंड को सहन करने की प्रतिरोधक क्षमता आए। आज मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा कि कैसे हम इस ठंड के प्रति प्रतिरोधक क्षमता फसलों में बढ़ा सकते हैं। देखिए, फसलों को 17 आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इन सभी पोषक तत्वों का अपना अपना काम होता है और बहुत सारे काम होते हैं। हर पोषक तत्व के पौधे में कई काम होते हैं। ये अपना काम अच्छे ढंग से करते हैं तभी पौधे की वृद्धि अच्छी होती है। इन्हीं पोषक तत्वों में एक पोषक तत्व है सल्फर, जिसे हम गंधक के नाम से भी जानते हैं। अब जो गंधक का काम है, ये सल्फर का काम है, बहुत सारे काम है। प्रोटीन बनाना है, क्लोरोफिल बनाने में सहायता करना है, पौधों के अंदर तेल की मात्रा भी बढ़ाना है। इसके साथ साथ अगर पौधों के अंदर सल्फर की पर्याप्त मात्रा रहती है, उचित मात्रा रहती है, तो ये पौधों में सहनशीलता लाता है, गर्मी के प्रति सहनशीलता लाता है, ठंड के प्रति सहनशीलता लाता है, बीमारियां या रोग भी कम होते हैं। सूखा अगर पड़ रहा है तो भी पौधों के अंदर प्रतिरोधक क्षमता आती है। अगर भूमि के अंदर सैलिनिटी, लवणता बढ़ रही है, तो उसके प्रति भी सल्फर सहनशीलता लाता है। जब भी सल्फर की कमी होगी पौधे के अंदर, उसका विकास कम होगा, प्रोटीन कम बनेगी, क्लोरोफिल नहीं बनेगा, उसी कारण से पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो ये एक लक्षण भी होता है सल्फर की कमी का कि पौधे की ऊपरी की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। और अगर हमारी तिलहनी फसल है जैसे सरसों है, तो उसके अंदर तो बीजों में तेल की मात्रा भी कम रह जाती है। अब बात करते हैं कि जो हमारी और फसलें हैं, कोई भी फसल है जो जाड़ों में उगा रहे हैं हम, उसमें हम कैसे सल्फर का प्रबंध करें कि जाड़े का असर कम हो, ठंड का असर कम हो, पाले का असर कम आए। तो देखिए, शुरुआत में ही हमको बुआई के समय गंधक देना चाहिए, सल्फर की पर्याप्त मात्रा देनी चाहिए। और सबसे अच्छा स्रोत इसका बेंटोनाइट सल्फर होता है। और अगर आप बुआई के समय नहीं दे पाए हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे कि बुआई के बाद हम खड़ी फसल में 30, 35, 40 दिन में हम इसको कैसे दे सकते हैं। देखिए, शुरुआत से ही हमको सभी पोषक तत्वों पे ध्यान देना चाहिए, सल्फर भी उसमें से एक है। तो बुआई के समय हमें सल्फर का कोई भी स्रोत दे सकते हैं, चाहे आप जिप्सम दे सकते हैं, मिट्टी में अच्छी तरह से उसको मिलाइए। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट खाद का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें भी सल्फर होता है, उसके माध्यम से भी पौधों को सल्फर मिलता है। और बेंटोनाइट सल्फर तो इसका अच्छा स्रोत है ही। तो बेंटोनाइट सल्फर एक अच्छा स्रोत है, इसके माध्यम से बुआई के समय देना चाहिए। और सामान्य फसलों में 8 से 10 किलोग्राम बेंटोनाइट सल्फर 1 एकड़ में देना चाहिए। और अगर हमारी तिलहनी फसल है जैसे सरसों है, तो उसको हम 12-13 किलोग्राम प्रति एकड़ तक दे सकते हैं। तो जैसे गेहूं है, उसमें 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ बेंटोनाइट सल्फर बुआई के समय दें, तो ये पर्याप्त मात्रा रहेगी। और पौधे फिर इससे सल्फर का अवशोषण करेंगे और उससे पौधों में पूरा ये सल्फर जाएगा, पत्तियों में, तने में, और फिर उसके ठंड के प्रति प्रतिरोधक क्षमता आएगी। लेकिन आपने मान लीजिए बुआई के समय नहीं दिया है, तब हमारे पास क्या उपाय हो सकता है? तो देखिए, अगर बुआई किए हुए अभी 1 महीना हुआ है और आपने पहली सिंचाई नहीं करी है, तो पहली सिंचाई, वैसे तो हमें देखिए बुआई के समय हमको देना है, और बुआई के समय आप नहीं दे पाए हैं तो फिर पहली सिंचाई, बुआई के समय का तो मैंने आपको बता दिया कि 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ आप खेत में बेंटोनाइट सल्फर दे दीजिए। अगर आप पहली सिंचाई कर रहे हैं तो इस समय आप बेंटोनाइट सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। बेंटोनाइट सल्फर जो है ये 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ जो हमको बुआई के समय देना था, अब आप इस समय दे दीजिए। यूरिया तो आप देंगे ही, और इसको यूरिया के साथ मिला के आप पहले डाल दीजिए खेत में, फिर सिंचाई कीजिए।
उसका कारण क्या है कि जो ये बेंटोनाइट सल्फर होगा, जब पानी के साथ ये नीचे जाएगा, ये जड़ें यहाँ पे हैं भी, जड़ें बहुत छोटी हैं, पौधा ये बड़ा नहीं हुआ है पहली सिंचाई के समय, तो ये जो सल्फर है जमीन के नीचे जाएगा और ये सल्फर से क्या बनाता है, सल्फेट बनाता है। बेंटोनाइट सल्फर है, ये सल्फेट बनाएगा SO4। पौधे इसी रूप में इसका अवशोषण करते हैं, सल्फर का सीधे अवशोषण जड़ें नहीं करती हैं, तो ये जड़ में जाना चाहिए और फिर सल्फर से सल्फेट बनना जरूरी है। ये प्रक्रिया जो होती है, मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, वो इस प्रक्रिया को करते हैं। तो ये सल्फर से जब सल्फेट बनता है तब इसको जड़ें लेंगी, तब ये पौधे के अंदर जाएगा। तो ये काम तो बुआई के समय होना चाहिए था। हम बुआई के समय जब बीज बो रहे थे तभी हम इसको दे देते, तो 20-25 दिन में सल्फेट बन जाता और पौधों की जड़ें उसको ले लेती। लेकिन कोई बात नहीं, आप उसको नहीं दे पाए उस समय, तो पहली सिंचाई में आपको ये देना है। तो अब अगर आप ये डाल देते हैं फिर सिंचाई करते हैं, तब ये पानी के माध्यम से सल्फर नीचे आ जाएगा, बेंटोनाइट सल्फर घुल करके, और ये फिर थोड़े दिनों में, 10-15 दिनों में सल्फेट में बदलेगा माइक्रो सूक्ष्म जीवों की सहायता से, और फिर ये इसको मिलेगा। तो ये थोड़ा सा लंबा समय इसमें लगता है, 15-20-25 दिन लग सकते हैं सल्फर से सल्फेट बनने में। निर्भर करता है जमीन का तापमान कितना है और सूक्ष्म जीवों की सक्रियता जो इसको बदलते हैं वो कितनी है। तो हम ये मान लेते हैं कि 15-20 दिन में ये मिल जाएगा, तब ये पौधे के अंदर पूरी पत्तियों में चला जाएगा, चाहे कहीं से भी हो, जड़ के माध्यम से भी पूरे पौधे में जाएगा। तो एक तो ये तरीका है, पहली सिंचाई के समय आप बेंटोनाइट सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा यह है कि हो सकता है कि आपकी पहली सिंचाई निकल गई हो, फसल थोड़ी बड़ी हो गई हो और आपको उसके अब 40 दिन हो गया हो या 45 दिन हो गया हो, तो खड़ी फसल में फिर हम छिड़काव कर सकते हैं। तो खड़ी फसल में देखिए, अब हमें सल्फर का छिड़काव नहीं करना है खड़ी फसल में। 40-45 दिन की हो गई है, पहली सिंचाई निकल चुकी है, तो अब ऐसी स्थिति में पाला पड़ रहा है और अब जमीन में डालेंगे तो जमीन में डालने में ठंड बहुत हो गई है, तापमान कम हो रहा है, तो सल्फेट भी कम बनेगा। देखिए जैसे जैसे तापमान कम होता है सल्फेट भी कम बनता है सल्फर से, तो उसका अवशोषण भी क्या होगा, कम होगा। अब खड़ी फसल में है, ठंड पड़ रही है, तो ऐसे समय में हम खड़ी फसल में छिड़काव कर सकते हैं कुछ खादों का। अब वो कौन कौन सी खादें, ये आप इसको नोट कर लीजिए, हर खाद का नहीं करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फसल जो सल्फर का अवशोषण करती है या जो उसका काम आता है वो सल्फेट आता है। अगर आप सल्फर का करेंगे पत्तियों के ऊपर, तो वो उसको सल्फेट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी। सल्फेट में कन्वर्ट सूक्ष्म जीव ही करते हैं, बैक्टीरिया ही करते हो, मिट्टी के अंदर होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, आपको सल्फर का छिड़काव नहीं करना है। इसको सल्फेट का हमें न्यूट्रिशन देना है, सल्फर का पोषण देना है हमें, तो वो सल्फेट नहीं बदल पाएगा पत्तियों में, क्योंकि हमें छिड़काव कहां करना है, पत्तियों पे करना है। पत्तियां यहां हैं और हमने सल्फर डाल दिया, तो ये सल्फर सल्फेट में पत्तियों पे नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब कि हमें सीधे सल्फेट वाली खाद डालनी है, जिसमें सल्फेट होता हो, वो खाद हमको डालनी है, उसका हमें छिड़काव करना है, ताकि जो सल्फेट होगा पत्तियों के अंदर जाएगा और वो उसका अवशोषण कर लेगी। क्योंकि जो पौधे अवशोषण करते हैं सल्फर का, ये जो यूज करते हैं वो सल्फेट की फॉर्म में करते हैं। हर न्यूट्रिएंट का एक रूप होता है, जिस रूप में पौधा उसको लेता है। जैसे नाइट्रोजन को नाइट्रेट और अमोनियम में लेता है, फास्फोरस को फास्फेट में लेता है, पोटेशियम को पोटेशियम आयन के रूप में लेता है, सल्फर को इसी तरह से सल्फेट आयन के रूप में लेता है। तो आप ये सोचें कि हम सल्फर पाउडर का हम छिड़काव कर दें, तो वो उसका कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सल्फेट में नहीं बदल पाएगा पत्तियों में। तो यहां आपको जिसमें सल्फेट होता है ऐसी खाद करनी है। अब देखिए इसमें कौन सी है, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का आप छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, सल्फेट है, जो एसओपी के नाम से आती है। अब ये इसका क्या है, सल्फेट ऑफ पोटेशियम, तो इसका आप छिड़काव कर लीजिए। तो 2% का छिड़काव लगभग पर्याप्त हो जाता है। तो 2% का मतलब यह है कि 20 ग्राम प्रति लीटर। तो ये 2% का मतलब हुआ, जितना प्रतिशत होता है उसका 10 गुना कर देते हैं 1 लीटर में घोलने के लिए। तो 20 ग्राम प्रति लीटर पानी में इसको आप घोल लीजिए और इसका छिड़काव कर दीजिए। एसओपी का आप कर सकते हैं। तो पोटेशियम भी मिल जाएगा पौधों को, और पोटेशियम भी बहुत चीजों में प्रतिरोधक क्षमता लाता है। पोटेशियम भी पौधे को मजबूत करता है। तो इससे आपको 2 तत्व मिल जाएंगे, पोटेशियम भी मिल गया और सल्फर भी मिल गया। दोनों ही अच्छा काम करते हैं, पौधे की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो ये आप कर लीजिए, 2% सल्फेट और पोटेशियम का छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आप जिंक सल्फेट का छिड़काव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वो नहीं है, तो जिंक सल्फेट का आप छिड़काव करें। इसमें जिंक भी जाएगा, सल्फर भी जाएगा, और उसमें लेकिन जिंक सल्फेट जो आपको करना है वो 0.5% करना है। इस बात को ध्यान करें। अगर आप एसओपी करते हैं तो 2% तक कर सकते हैं, 1%, 2% तक कर सकते हैं, लेकिन जो जिंक सल्फेट आपको करना है वो 0.5% का। 0.5% मतलब ये हो गया 5 ग्राम प्रति लीटर। तो 1 लीटर पानी में 5 ग्राम आप घोल लीजिए, इस हिसाब से, उस हिसाब से स्प्रे कर दीजिए।
अब फसल पर निर्भर करेगा कि 100 लीटर पानी लग रहा है, 50 लीटर लग रहा है, तो ये मैंने आपको लीटर में बताया है। तो एसओपी जो है आप 10 ग्राम से लेकर 20 ग्राम 1 लीटर में घोल के इसका स्प्रे कर दीजिए। और अगर आप जिंक सल्फेट करना चाहते हैं, जिंक सल्फेट है आपके पास, तो वो फिर 5 ग्राम प्रति लीटर की दर से आपको करें। तो ध्यान आपको ये रखना है कि आपको जो छिड़काव करना है वो आपको सल्फेट वाली खाद का करना है जिसमें सल्फेट होता है। तो बहुत कॉमन जो है हमारी पोटेशियम सल्फेट है, एसओपी के नाम से आती है, जिंक सल्फेट है, इसका आप छिड़काव करेंगे तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि सल्फेट जैसे ही पत्तियों में जाएगा पूरे पत्तियां इसको अवशोषण करेंगी सल्फेट का। और अगर पहली सिंचाई अभी आपकी होनी है तो आप फिर बेंटोनाइट सल्फर जमीन में डाल दीजिए, क्योंकि अच्छी मात्रा में सल्फेट बनेगा और जड़ें उसको लेंगी, पूरे पौधे में फैल जाएगा। तो इस तरह से आप सल्फर इसको दे सकते हैं और ठंड से बचा सकते हैं। तो हमारी जमीन में सल्फर पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, इसलिए फसल में सल्फर का न्यूट्रिशन देना बहुत जरूरी है। ना केवल ये ठंड से बचाता है, गर्मी से, सूखे से, लवणता से ये पौधे को बचाता है। तो ये ठंड के मौसम में पाले से हमें फसल को बचाना है तो हम सल्फेट वाला छिड़काव कर सकते हैं। तो ये आशा है ये लेक्चर आपकी समझ में आया होगा कि हमें किसका छिड़काव करना है और किसको हमें जमीन में देना है ताकि पौधे उसको ले सकें। अगर आपके पास बेंटोनाइट सल्फर नहीं है तो आप फिर पहली सिंचाई में जिंक सल्फेट को डाल सकते हैं और सिंचाई कर दीजिए, तो जिंक सल्फेट से भी सल्फेट अलग होकर के जड़ों तक पहुंच जाएगा। लेकिन कोशिश ये करिए कि हम बुआई के समय दें, अगर बुआई के समय नहीं दे पाए हैं तो पहले सिंचाई पे इन खाद का प्रयोग कर लीजिए ताकि पौधे के अंदर सल्फर पर्याप्त मात्रा बना रहे और ठंड के प्रति उसकी सहनशीलता बनी रहे। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।